नीरज, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? और मेरी बाकी बहनें भी यहाँ हैं। आखिर आखिर बात क्या है? हे जादुई पंख, मेरी बहन मायरा को बूढ़ी का रूप दे दो और मुझे इसकी सुंदरता दे दो। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल जाती है और अंबिका मायरा के जैसे दिखने लगती है और मायरा एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल जाती है, जिसे देख वो चीख उठती है। राजकुमार नीरज, तुम मुझसे प्रेम करते थे, फिर तुमने मेरी बहन के साथ मिलकर मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने ऐसा क्यों किया ऐसा? देखो, मैं तुमसे पहले प्रेम करता था, लेकिन अब मैं अंबिका से प्रेम करने लगा हूँ और मैं अंबिका के साथ ही रहना चाहता हूँ। तुम सबने ये ठीक नहीं किया। और अंबिका, तुम तो मेरी अपनी बहन हो, तुमने ऐसा क्यों किया? भगवान के लिए मुझे मेरा रूप लौटा दो। मैं इस बूढ़ी के रूप में नहीं रहना चाहती हूँ। अंबिका अपनी कमर से खंजर निकालती है और मायरा के सीने में उतार देती है और वही झील में धक्का दे देती है। कुछ दिन पहले यह कहानी है सूर्यगढ़ राज्य की, जहाँ राजा आर्यवर्धन अपनी 2 रानियों के साथ रहते थे। बड़ी रानी सुरभि, जिनसे राजा की 4 राजकुमारियां थी, और छोटी रानी मेघा से एक ही राजकुमारी थी, राजकुमारी मायरा, जो रूप, सौंदर्य और सरल स्वभाव में सबसे अलग थी। पूरा राज्य उसकी सुंदरता और मासूमियत की चर्चा करता था, लेकिन यही सुंदरता कुछ दिलों में ईर्ष्या भी जगा चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक दिन अचानक छोटी रानी मेघा की तबीयत बिगड़ने लगती है। महल में चिंता और भय का माहौल फैल जाता है। महाराज, अब ऐसा लग रहा है कि मैं बच नहीं पाऊंगी। मैं अपनी इस बीमारी से बहुत थक गई हूँ। नहीं रानी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको हर हाल में ठीक करूंगा। महाराज, मेरी ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा रानी। मैं आज ही सबसे बड़े वैद्यों को तुम्हारे इलाज के लिए लेकर आऊंगा। राजा आर्यवर्धन कई राज्यों से वैद्य बुलवाते हैं। वैद्य रानी का इलाज करते हैं, लेकिन रानी की हालत और बिगड़ती जाती है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहकर भी अब नहीं बच पाऊंगी। मेरा समय आ गया है। महाराज, बस उस जादुई पंख का रहस्य कोई नहीं जान पाए, जब तक मेरी बेटी पूरे 20 साल की न हो जाए। मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन किसी को नहीं बताऊंगा कि वो जादुई पंख मैंने कहाँ रखा है। फिर रानी की आंखें बंद हो जाती है। राजा आर्यवर्धन फूट फूट कर रोने लगते हैं। रानी, राजा फूट फूट कर रोते रहे। वही कमरे के द्वार पर खड़ी चारों राजकुमारियां ये बात सुन लेती है। कैसा जादुई पंख है जो छोटी माँ ने सिर्फ मायरा के लिए रखा है और हमारे लिए नहीं? जरूर इसमें कोई खास बात है। हाँ दीदी, मैं हर वक्त देखती हूँ कि छोटी माँ कुछ न कुछ मायरा के लिए छुपा कर रखती रहती थी और हमारे लिए कुछ नहीं। हमें इसका पता लगाना होगा। हमें वो पंख किसी भी कीमत पर हासिल करना ही होगा। लेकिन अभी चलो, माँ को ये बताती हूँ। चारों बहनें वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ सुरभि के पास जाती है। क्या हो गया? आज मेरी चारों राजकुमारियाँ उदास क्यों लग रही है? माँ,
हमारी छोटी माँ वो मर गई। मेरी नादान बेटियों, तुम्हें नहीं पता, उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं रोज उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाती रही ताकि वह हमारे रास्ते से हट जाए। जब से वह आई थी, राजा सिर्फ उसी से प्रेम करते थे। उस औरत ने कभी राजा को मेरा नहीं होने दिया और उसकी बेटी मायरा तुम्हारा हक छीन रही थी। अब राजा की नजरों में अच्छा बनना होगा, नाटक करना होगा। हाँ माँ, आप ठीक कहती हैं। मैंने भी कई बार देखा है पिताजी मायरा से कितना प्रेम करते हैं और हम चारों बहनों को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ दीदी, हमें भी मायरा से नफरत है। अब हम सब मिलकर उससे बदला लेंगे। सुरभि और चारों राजकुमारियां जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं मायरा अपनी माँ की मौत से पूरी तरह टूट चुकी होती है। कुछ समय बीत जाता है। राजा आर्यवर्धन राज्य के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और मायरा पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। फिर एक दिन अंबिका अपनी बहनों के साथ मायरा के पास जाती है। मेरी प्यारी बहन, तेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही और तू महारानी की तरह बैठी है। जा, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ और मेरी बाकी बहनों के पैर भी दबा। दीदी, आप कैसी बातें कर रही है? मैं आपका पैर क्यों दबाऊं? और पानी देने के लिए तो दासियां है ना? क्या तुम मुझे जवाब दे रही हो? रुक जाओ, अभी बताती हूँ। फिर अंबिका जोरदार थप्पड़ मायरा के गाल पर मार देती है और मायरा जमीन पर गिर पड़ती है। ये आपने क्या किया दीदी? मैं पिताजी को सब बता दूंगी। तभी सुरभि वहाँ आ जाती है। अगर तूने राजा से कुछ भी कहा तो जिस तरह तेरी माँ मरी है उसी तरह तुझे भी मार दूंगी और तेरे पिता को भी। फिर पूरे राज्य पर सिर्फ हमारा राज होगा। अगर तू अपने पिता को खोना नहीं चाहती तो चुपचाप वही कर जो हम कहेंगे। आज से तुम राजकुमारी नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह जियोगी और ये बात राजा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सुरभि भी मायरा को थप्पड़ मारती है और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। मायरा से दिन रात काम करवाया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है। धीरे धीरे वो राजमहल में एक नौकरानी बनकर रह जाती है। एक दिन घायल अवस्था में मायरा राजमहल से निकल जाती है और तालाब के किनारे बैठ जाती है। तभी वहाँ मछुआरा नीरज आता है। ये लड़की कितनी सुंदर है। अगर ये मेरी प्रेमिका बन जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। फिर नीरज मायरा के पास जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बहुत सुंदर हो और पहनावे से लगता है तुम कोई राजकुमारी हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्रेम हो गया। यहाँ से चले जाओ यहाँ से। मैं दिखने में भले ही राजकुमारी लगती हूँ लेकिन मैं राजमहल में एक नौकरानी हूँ। मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहनें मुझे रोज मारती है, मुझसे नौकरों जैसा काम करवाती है। मैं इस जिंदगी से थक चुकी हूँ। मैं महल वापस नहीं जाना चाहती वापस महल। तुम्हारी जिंदगी में बहुत दुख है। अगर तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं तुमको अपने घर ले जाऊंगा और फिर कभी उस नर्क में नहीं जाना पड़ेगा। क्या सच में तुम मुझसे प्रेम करोगे? हाँ, अगर तुम जैसी सीधी साधी लड़की मेरी जीवन साथी बने तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कुछ दिनों तक दोनों तालाब के किनारे मिलते रहते हैं। एक दिन ये दृश्य अंबिका देख लेती है।
मायरा को इतना सुंदर प्रेमी कैसे मिल सकता है? ये तो मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं सुंदर बन जाऊं तो ये लड़का भी मेरा हो सकता है। मुझे वो जादुई पंख ढूंढना होगा, उसी से मैं सुंदर बन सकती हूँ। फिर अंबिका परेशान होकर राज बहन लौटती है। क्या हुआ बहन, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। देखो, हमें वो जादुई पंख ढूंढना है और वो इसी कमरे में है। चलो चलो हम चारों मिलकर ढूंढते हैं, तो जल्दी मिल जाएगा। ठीक है दीदी, चलो ढूंढते हैं। फिर चारों बहनें पूरे कमरे की अच्छे से तलाशी करने लगती है। तभी एक बक्से में उन्हें वो जादुई पंख मिल जाता है। मिल गया जादुई पंख। देखो देखो तो, ये कितना सुनहरी रंग का चमक रहा है, कितना सुंदर है। यानी अब हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। दीदी, इससे तो हम बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे। हाँ, लेकिन सबसे पहले हमें मायरा से बदला लेना चाहिए। सारे राज्य के राजकुमार और वो मछुआरा भी उसी को चाहता है, लेकिन वो मछुआरा मुझे चाहिए। मुझे हमें क्या मिलेगा? देखो, हम चारों में से मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। मैं तुम तीनों को वो सब दूंगी जो तुम चाहती हो। हाँ दीदी, हम सबको बस सुंदर होना है। इसके बाद चारों बहनें उस कमरे से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद मंत्री उस कमरे को देखने आता है। ये क्या, इस कमरे का दरवाजा कैसे खुला है? मुझे महाराज को ये बात बतानी होगी। मंत्री भागते हुए महाराज के पास जाता है। महाराज, वो पंख वाले कमरे का ताला टूटा हुआ है और जादुई पंख भी गायब है। अनर्थ हो गया है। ये देखिए, ये तेज हवाएं और ये कड़कती बिजली, ये आने वाले खतरे का संकेत है। राजकुमारी मायरा अभी सिर्फ 18 साल की हैं। 20 साल की होने से पहले वो पंख किसी को छूना नहीं था, और 20 साल की होने के बाद सिर्फ राजकुमारी मायरा ही उसे छू सकती थी। कुछ भी करो, लेकिन उस पंख को ढूंढो। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर मछुआरा नीरज राजकुमारी मायरा के साथ तालाब के किनारे बैठा होता है। इतने दिनों से तुमसे बात करके मुझे बहुत अपना सा महसूस होने लगा है। अब तुम मेरे साथ एक जगह चलो। वो जगह बहुत सुंदर है और वहाँ आज तक कोई नहीं गया। क्या सच में ऐसी कोई जगह है? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे ये क्या? तुम चारों यहाँ पहले से कैसे हो? हाँ, और हम बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। नीरज, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? और मेरी बाकी बहनें भी यहाँ है। आखिर बात क्या है? हे जादुई पंख, मेरी बहन मायरा को बूढ़ी का रूप दे दो और मुझे इसकी सुंदरता दे दो। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल जाती है और अंबिका बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और मायरा एक बूढ़ी औरत के रूप में बदसूरती में बदल जाती है। नीरज, तुम मुझसे प्रेम करते थे, फिर तुमने मेरी बहन के साथ मिलकर मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने ऐसा क्यों किया ऐसा? देखो, मैं तुमसे पहले प्रेम करता था, लेकिन अब मैं अंबिका से प्रेम करने लगा हूँ और मैं अंबिका के साथ ही रहना चाहता हूँ। तुम सबने ये ठीक नहीं किया। और अंबिका, तुम तो मेरी बहन हो, तुमने ऐसा क्यों किया? भगवान के लिए मुझे मेरा रूप लौटा दो। मैं इस बूढ़ी के रूप में नहीं रहना चाहती हूँ। हम सब ने तुम्हारे साथ छल किया,
और तुम इतनी बेवकूफ निकली कि हमारे जाल में फंस गई। और वैसे भी मैं एक मछुआरा हूँ और तुम एक राजकुमारी। मैंने तुझे प्यार के जाल में फंसाया था ताकि मैं राजा बन सकूं, और अब तुम रानी भी नहीं बनोगी, अब तो अंबिका ही रानी बनेगी। तुम्हारा रूप भी अब उसी के पास है। और अब ये तुझसे नहीं, मुझसे विवाह करेगा, क्योंकि इसे राजा बनना है और मैं बनूंगी रानी। पिताजी यानी राजा को ये राज कभी पता नहीं चलेगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि आज यहाँ झरने के किनारे क्या हुआ था। मुझे अपनी बहनों से कोई गिला नहीं है, लेकिन तुमसे तो मैंने सच्चा प्रेम किया था। तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, दुनिया में सिर्फ धन और शक्ति ही सब कुछ होती है। मायरा चुपचाप खड़ी सब सुनती रहती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और उसका विश्वास पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी अंबिका अपनी कमर से खंजर निकालती है और मायरा के सीने में उतार देती है। नहीं, ये तुमने क्या किया? मुझे क्यों मारा? फिर अंबिका मायरा को झरने में धक्का दे देती है। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिर चारों बहनें राजमहल वापस आ जाती है। मायरा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं इतने दिनों से राज्य के काम काज में उलझा रहा, मुझे मायरा पर ध्यान नहीं रहा। पिताजी मायरा एक लड़की के साथ भाग गई। हम लोगों ने अपनी आंखों से उसे भागते हुए देखा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो ऐसा नहीं कर सकती है। पिताजी, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। एक लड़का है जो गवाही दे सकता है। उसी के दोस्त के साथ भागी है। ठीक है, तुम उसे लेकर आओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर थोड़ी ही देर में अंबिका मछुआरे नीरज को लेकर आती है। सच सच बताओ, आखिर तुमने मेरी बेटी को किसके साथ भागते हुए देखा है? महाराज, वो एक गरीब लड़का था, उसी के साथ आपकी बेटी भाग गई। मैं भी उसे कई बार समझाया था कि राजकुमारी से प्रेम मत करो, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी और चला गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे धोखा देकर नहीं जा सकती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? एक तो उसका पंख भी चोरी हो गया, ऊपर से वो भी किसी और के साथ भाग गई। तभी रानी सुरभि वहाँ आ जाती है। महाराज, मैंने तो पहले ही कहा था ना, वो लड़की जितनी सुंदर दिखती है, एक दिन हमारी नाक कटवा देगी। अब देखिए, वो भाग गई। पिताजी, उसने तो आपकी मान मर्यादा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, और मैं इतने दिनों से आपकी मान मर्यादा में हूँ, इसलिए इस राज्य की रानी बनने योग्य तो मैं ही हूँ। आप मुझे इस राज्य की उत्तराधिकारी घोषित करिए। क्या? इतनी जल्दी इस राज्य की रानी घोषित करना ठीक नहीं है। मुझे पहले मेरी बेटी को ढूंढना होगा। वो ऐसा नहीं कर सकती है। महाराज, हर वक्त आप उसी का पक्ष लेते हैं। अब तो देखिए, सबूत भी आपके सामने है। आपको विश्वास करना ही होगा और मेरी बेटी को इस राज्य की महारानी घोषित करना ही होगा, वरना मैं आपसे रुष्ट हो जाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। 10 दिन बाद अंबिका को सही तौर पर इस राज्य की रानी घोषित कर दूंगा। ठीक है पिताजी। सभी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मायरा जैसे तैसे जमीन पर आ जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। चलो, मैं तो किसी तरह नदी से बाहर आ गई, लेकिन इस जख्म से
अभी भी खून निकल रहा है। अच्छा होगा जल्दी से कुछ औषधि पत्ते तोड़ कर लगा लूं, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिल जाए। उसके बाद सच पिताजी को जरूर बताऊंगी। मायरा जंगल से कुछ औषधि पत्ते तोड़ती है और अपने जख्म पर लगा लेती है। आह, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा गांव में जाकर कुछ खाने को मांग लूं, शायद कोई मुझे खाने को दे दे। फिर मायरा एक गांव वाले के पास जाती है। भैया, अरे ओ भैया, अगर कुछ खाने को है तो दे दीजिए। अरे बूढ़ी औरत, तुम खुद मेरी दादी की उम्र की हो और मुझे भैया बोल रही हो। तुझे शर्म नहीं आती? और कितना बदसूरत चेहरा है, ऊपर से शरीर भी पूरा सूजा हुआ है। छी 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 छी, जा यहाँ से। अगर तेरा चेहरा देखकर हमने खाना खा लिया तो खाना भी हजम नहीं होगा। निकल जा यहाँ से। गांव वाला मायरा को भगा देता है। ये लोग मुझे देखकर कितनी घृणा करते हैं। जो लोग पहले मेरे चेहरे की तारीफ करते थकते नहीं थे, आज वही लोग मुझे देखकर नफरत कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? चलो चलो किसी और गांव वाले से मांग कर देखती हूँ। मायरा दूसरे गांव वाले के पास जाती है। पूरे गांव में मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। नहीं नहीं, अब बहुत हो गया। अब मुझसे भूख और दर्द दोनों बर्दाश्त नहीं हो रहे। मुझसे चला भी नहीं जा रहा, लेकिन मुझे किसी भी तरह राजमहल जाना ही होगा। पिताजी को पूरा सच बताना होगा। फिर मायरा राजमहल की ओर निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद मायरा राजमहल पहुंच जाती है। अरे ये बदसूरत बूढ़ी औरत कौन है जो राजमहल में घुसी आ रही है? अरे तुम राजमहल में कहाँ जा रही हो? निकलो यहाँ से। नहीं, मुझे महाराज से मिलना है। मुझे महाराज से मिलना है। तभी राजा आर्यवर्धन वहाँ आ जाते हैं। तुम कौन हो और इतनी बदसूरत हालत में मेरे राजमहल में क्या कर रही हो? दूर से चारों बहनें ये दृश्य देख लेती है। अरे अगर इसने पिताजी को सच बता दिया तो पता नहीं पिताजी हमें क्या सजा देंगे। अरे जो कहना है जल्दी कहो। इतना बदसूरत चेहरा लेकर राजमहल में आने में तुम्हें शर्म नहीं आती? पिताजी, मैं आपकी बेटी मायरा हूँ। मुझे जादुई पंख की मदद से बूढ़ी औरत बना दिया गया है। ये कैसा घटिया मजाक है? तुम एक बूढ़ी औरत होकर मेरी बेटी कैसे हो सकती हो? निकलो यहाँ से। तुमने क्या सोचा राजकुमारी मायरा इतने दिनों से गायब हैं, तो कोई भी बूढ़ी औरत उसका नाम लेकर राजमहल में घुस आएगी? निकलो यहाँ से। पिताजी, मंत्री जी, मेरी बात पर यकीन करिए। मैं ही आपकी राजकुमारी हूँ। मुझे इसी रूप में बदल दिया गया है। और जो महल में अंबिका है वो तो पहले बदसूरत थी। उसी ने मेरा रूप लेकर खुद को सुंदर बना लिया है। महाराज ये झूठ बोल रही है। ये हमारी राजकुमारी होने का नाटक कर रही है। फिर मंत्री मायरा को खींचते हुए राजमहल से बाहर निकाल देते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पिताजी भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। मायरा राजमहल से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ राजमहल में चारों राजकुमारियां जोर जोर से हंसने लगती है। अरे उसका चेहरा तो देखने लायक लगा। तुम सबने देखा
वो कैसी शक्ल बना रही थी। सच में दीदी, एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि पिताजी हम सबको महल से निकाल देंगे, लेकिन उसकी हालत देखकर अब सब ठीक लग रहा है। फिर ऐसे ही देखते 8 दिन बीत जाते हैं। मायरा की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो भूखी प्यासी एक पेड़ के नीचे बैठी रहती है, बिल्कुल जिंदा लाश की तरह। तभी वहाँ एक साधु महाराज आते हैं। बेटी, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। बाबा, मैं राजकुमारी मायरा हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं पहचानता। इस रूप में मैं धोखे से जी रही हूँ। मेरे पिताजी तक मुझे नहीं पहचानते और कोई मुझे खाने को भी नहीं देता है। मैंने कौन सा पाप किया है पापा कि जिसकी सजा भगवान ने मुझे दी है? ये सब जादुई पंख की वजह से हो रहा है। तुम्हारी बहन अंबिका के पास वो जादुई पंख अब भी है। अगर तुम वो पंख हासिल कर लो तो तुम्हें तुम्हारा असली रूप वापस मिल जाएगा। क्या? सच में? हाँ, और तुम्हें किसी तरह वो पंख हासिल करना होगा। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे रास्ता मिल गया है। आज रात ही मैं महल जाकर वो जादुई पंख चुरा लूंगी। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और मायरा जैसे तैसे राजमहल के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुस जाती है और चोरी छुपे अंबिका के कमरे में पहुंच जाती है। तभी अंबिका के सिरहने के पास वही सुनहरा जादुई पंख रखा होता है। मिल गया ये पंख। अब मुझे जल्दी से इसे लेकर यहाँ से निकलना होगा। फिर मायरा वो जादुई पंख उठा लेती है और चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। हे जादुई पंख, मुझे मेरा रूप वापस चाहिए। मैं जैसे पहले सुंदर और जवान थी, मुझे वही रूप चाहिए, वही रूप चाहिए मुझे। तभी तेज रोशनी फैलती है। मायरा सुंदर हो जाती है, बल्कि पहले से भी कई ज्यादा सुंदर हो जाती है। अरे, इतनी सुंदर तो मैं थी भी नहीं, फिर मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? तभी जादुई पंख से आवाज आती है। तुम मुझे इस पंख से आजाद कर दो। मैं इस पंख में कैद हूँ। तुम एक पंख होकर बात कैसे कर सकते हो? मैं कोई पंख नहीं हूँ, मैं रवि हूँ। पूरे 20 वर्षों से इसमें कैद हूँ, लेकिन अब और नहीं रह सकता। मुझे यहाँ से आजाद कर दो। मैं कुछ समझी नहीं, तुम पूरी बात बताओ। आखिर तुम इस पंख में कैद कैसे हुए? ये बात तब की है जब मैं सिर्फ 1 साल का था। बहुत दिन हो गया। इस गरीबी वाली जिंदगी से मैं थक गया हूँ। मैं राजा बनना चाहता हूँ। ये कब तक लकड़ियाँ काट काट कर बाजार में बेचता रहूंगा? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। बिरजू परेशान होकर लकड़ियाँ लेकर लौट रहा होता है। तभी एक शैतान प्रकट होता है। तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? चले जाओ यहाँ से। जो मन में सोच रहे हो वो तेरी इच्छा पूरी हो सकती है। तू राजा बन सकता है, वो भी सर्वशक्तिशाली। क्या सच में मैं राजा बन सकता हूँ? बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं राजा बनना चाहता हूँ। तुम राजा बन जाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पहली औलाद को मेरे हवाले करना होगा। अगर तू अपनी औलाद मुझे दे देता है तो तू इस पूरे राज्य का राजा बन जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पहली औलाद देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास वैसे भी 2 बेटे हैं, तो मैं तुम्हें एक बेटा दे देता हूँ। बस मुझे इस राज्य का राजा बना देना। ठीक है, तो आज शाम तुम मेरी काली गुफा में आ जाना। फिर उसी वक्त मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बना दूंगा।
फिर बिरजू घर जाता है। फिर बिरजू रवि को गोद में ले लेता है और घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। तभी मेघा देख लेती है। अरे ये कौन है जो एक मासूम बच्चे को लेकर घने जंगलों की तरफ जा रहा है, वो भी शैतानी जंगलों की तरफ। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। मेघा उसका पीछा करने लगती है और बिरजू गुफा में चला जाता है। तुम आ गए। लो मेरा बेटा, जो करना है करो, बस मुझे इस राज्य का राजा बना दो। क्यों नहीं, अभी तू राजा बन जाएगा, बस 2 मिनट रुक जा। तभी तेज रोशनी फैलती है और कुछ ही देर में बिरजू राजा बन जाता है। तो मैं सच में राजा बन गया? हाँ, तुम्हारा जहाँ घर है वहाँ पर अब एक महल होगा। तुम्हारी पत्नी महारानी बन चुकी होगी और सभी तुम्हें राजा ही मानेंगे। अब ये बच्चा मेरा हो गया, अब तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। अब ये 20 सालों तक मेरे पास रहेगा। उसके बाद मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। बिरजू चला जाता है और शैतान एक जादू करता है और बच्चों को एक पंख में बदल देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और ये पूरा दृश्य मेघा देख लेती है। अरे ये पंख एक मासूम सा बच्चा है और उसके पिता ने राजा बनने के लिए इतनी घटिया चाल चली। मुझे ये पंख अपने पास रखना होगा। फिर मेघा जल्दी से उस पंख को चुरा लेती है और गुफा से तेजी से निकल पड़ती है। तभी रास्ते में साधु महाराज मिल जाते हैं। तुम जो कर रही हो वो घोर संकट है। अगर ये पंख तुम्हारे पास है और किसी को पता चल गया तो तुम्हारे परिवार को भी खतरा हो जाएगा। और कोई रास्ता निकालना होगा। मैं ऐसे किसी को मरने नहीं दे सकती साधु महाराज। कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं इस बच्चे को इस पंख वाली जिंदगी से आजाद कर सकूं। जिस राक्षस ने इसे इस पंख में कैद किया है वो सर्वशक्तिशाली है। उसका जादू 20 वर्षों का है और 20 वर्ष बाद ही टूटेगा। तुमने इसे इस शक्ति में कैद होते हुए देखा है, इसीलिए तुम्हारी कोख में जो बच्चा पल रहा है वही इसे आजाद करेगा। तब तक तुम्हें इस पंख को संभाल कर रखना होगा। तुम और तुम्हारे बच्चे के सिवा इसे कोई तीसरा नहीं छूना चाहिए, वरना इसका बुरा परिणाम होगा। मैं इसे पूरे 20 वर्षों तक संभाल कर रखूंगी। उस वक्त मैं तुम्हारी माँ के पास था। तुम्हारी माँ हर रोज मुझसे बात करती थी और मुझे संभाल कर रखती थी। लेकिन जब तुम्हारी माँ मर गई तो तुम्हारी बड़ी बहन ने मुझे चुरा लिया। अब तो मुझे आजाद कर दो। तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं था। बताओ, मुझे तुम्हें आजाद करने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें बस अपने 2 बूंद आंसू मेरे ऊपर डालने होंगे, जिससे हम दोनों का रिश्ता जुड़ जाएगा और मेरा ये जादू भी टूट जाएगा। फिर मायरा 2 बूंद आंसू उस पंख पर गिराती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और एक सुंदर सा युवक सामने खड़ा होता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे श्राप से आजाद कर दिया। हाँ, सुबह भी हो गई है। हमें पिताजी को जाकर सारा सच बताना होगा। चलो चलो चलते हैं। फिर दोनों राज दरबार पहुंचते हैं। मायरा को देखते ही चारों बहनें घबरा जाती है। अरे ये फिर से अपने असली रूप में कैसे आ गई और इतनी सुंदर कैसे हो गई? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं बेटी? बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? पिताजी, मेरी चारों बहनों ने इस जादुई पंख की मदद से मुझे बूढ़ी के रूप में बदल दिया था। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो मैं ही थी वो।
आज मैं फिर से अपने असली रूप में आ गई हूँ, क्योंकि ये वीर कोई और नहीं, ये वही लड़का है जो उस जादुई पंख में कैद था। मैंने अपने आंसुओं से इसका श्राप तोड़ा और ये इंसानी रूप में वापस आ गया। हाँ महाराज, ये सच कह रही है। आपकी चारों बेटियों ने मिलकर इसके साथ ये सब किया। और एक बात और, मैं पूरे 18 वर्ष तक महारानी मेघा के साथ रहा। उन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया। मैं पंख में था, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सुना और हमेशा प्यार दिया। लेकिन उनके कातिल को मैं नहीं छोड़ सकता। मुझे पता है उन्हें किसने मारा। तुम ये क्या कह रहे हो? किसने मारा मेघा को? वो कोई और नहीं, आपकी बड़ी महारानी सुरभि हैं। वो महारानी मेघा के खाने में रोज जहर मिलाती थीं, जिससे वो धीरे धीरे बीमार पड़ी और अंत में हमेशा के लिए चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बड़ी रानी मेरी छोटी रानी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये बहुत घिनौना अपराध है। मंत्री जी, रानी और सभी राजकुमारियों को तुरंत दरबार में उपस्थित किया जाए। कुछ ही देर में सभी दरबार में आ जाते हैं। और तुम सुरभि, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेघा तुम्हें बड़ी बहन मानती थी और तुमने उसे जहर दे दिया। ये कितना घिनौना काम है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में आ गई थी। मुझे लगता था आप उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने यह किया था। तुम सबने बहुत बड़ा अपराध किया है। ये माफी लायक नहीं। सैनिकों, महारानी सुरभि और चारों राजकुमारियों को काल कोठरी में डाल दिया जाए। मुझे इनका चेहरा भी नहीं देखना है। फिर सैनिक सभी को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। मायरा, तुम्हारी वजह से मैं इतने बड़े षड्यंत्र से बाहर आ पाया। मैं तुम दोनों का विवाह बहुत ही जल्दी धूमधाम से करूंगा। आज से तुम इस राज्य की महारानी हो और वीर, तुम इस राज्य के राजकुमार। कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी मायरा और वीर की धूमधाम से विवाह हो जाता है। खुशी खुशी वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं।